देखिए आज होना सब फुल एक्चुअली में फुल मलाई फेराडे फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कचरा तचरा नहीं पढ़ा रहे, फुल एच मलाई पढ़ा रहे हैं। जो हमारा क्या है फेराडे फर्स्ट लॉ। अब देखिए फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। फेराडे फर्स्ट लॉ बोलता है कि डब्ल्यू का मतलब है वेट। किसका वेट? सबस्टांस का वेट। किसका वेट? सबस्टांस का वेट। तो बोलते हैं कि वेट ऑफ सबस्टांस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज का। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अमाउंट ऑफ चार्ज का। तो कल ही एक तो कंटेनर बनाए थे, इसी कंटेनर को प्यार से क्या बोलते थे? सेल। इसी सेल को प्यार से डिवाइस बोलते थे, डिवाइस को प्यार से हांडिया भी बोलते थे। तो इस सेल में क्या रहता था? मोल्टेन इनिशियल। क्या रहता था? मोल्टेन इनिशियल। तो जब मोल्टेन इनिशियल एक तरह क्या था? स्ट्रॉन्ग सोल्ट इलेक्ट्रोलाइट, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था मेरा। तो यहाँ पर गला हुआ सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पर गला हुआ सोडियम क्लोराइड ले लिए, जिसको बोलते थे हम लोग दोस्त मोल्टेन इनिशियल। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग एक इलेक्ट्रोड को डुबोते थे, तो एक इलेक्ट्रोड को डीप कर दिए। तो जब एक इलेक्ट्रोड को डीप करते थे तो हाफ सेल कहते थे, हाफ सेल। और जब फिर एक और इलेक्ट्रोड को डुबोते थे तो कंप्लीट सेल। और दोनों इलेक्ट्रोड को किसी मदद से जोड़ते थे? बैटरी की मदद से। पॉजिटिव टर्मिनल और एक जो आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल था तो पॉजिटिव था ए फॉर एडिशन, मतलब एनोड रोड। ये आपका था दोस्त एनोड रोड, और ये था आपका कैथोड रोड। और कैथोड को बोलते थे काट दो तो कौन सा चार्ज? माइनस, यहाँ पर प्लस चार्ज। देखिए आज हम क्या बोले कि वेट ऑफ सबस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। पहले हम आपको अपना लैंग्वेज बताते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा मौसम है, ये मेरी लड़की है। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे लड़की लोग बदल जाती है। तो ये एक दूसरे क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसी तरह वेट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ चार्ज का। कैसे? सो देखिए सोडियम क्लोराइड में आप इलेक्ट्रिक करंट डालते थे तो दो कंपोनेंट टूट जाता था, एक सोडियम प्लस और एक Cl माइनस। अब ये प्लस इस माइनस को देख के बोलता था कि हाँ, ये प्लस माइनस को देखते हुए बोलता था कि मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये प्लस इस कैथोड रोड पर क्या जाता था? डिपोजिट, मतलब जमा हो जाता था। फिर ये माइनस ये प्लस को देखकर पानी हो जाता था, तो ये भी माइनस यहाँ पर क्या रहता था? डिपोजिट। यहाँ पर डिपोजिट हो गया, ये सोडियम प्लस यहाँ पर डिपोजिट हो गया। तो जब ये माइनस इसके पास गया तो माइनस और प्लस न्यूट्रल हो गया, तो सिर्फ यहाँ पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता। ये प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाता था, यहाँ पर सोडियम एटम प्राप्त होता था। ओके, तो एनोड रोड पर क्या होता था? ऑक्सीडेशन, और कैथोड रोड पर रिडक्शन। एनोड कैसे बनता था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कैथोड कैसे बनता था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो आप देखिए क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा आप चार्ज दीजिएगा ना इलेक्ट्रोड में, तो उतना तेजी से आपका जो आयन है उतना तेजी से आपका सबस्टेंस का वेट जमा होगा। समझे? अब मान लीजिए आप 5 एम्पीयर करंट दे रहे हो, समझा? तो यहाँ पर जो आपका जो केटायन एनायन है वो तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा, मतलब इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। डिपॉजिट का मतलब जमा होना, डिपॉजिट का मतलब खुद ही होना। तो आप अगर 5 एम्पीयर करंट दे रहे हो तो ये वेट ऑफ सबस्टेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। 5 एम्पीयर ना देके अब हम देते 40 एम्पीयर। तो मान लीजिए अगर ये 1 सेकेंड में, मान लीजिए कि मेरा 10 मिनट में रोड पर जा रहा था डिपॉजिट होने के लिए, मतलब 1 सेकेंड का 10वां या 100वां हिस्सा से भी कम समय में ये रोड पर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। इसका मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज दीजिएगा उतना वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड होगा। समझे? ये क्या बोल दिया कि वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू इन द इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। ओके, अब देखिए W था तो यहाँ पर W लिख दिए। प्रोपोर्शनल हटाए तो दो चीज आता था, एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट। यहाँ पर बराबर का साइन दे दिए, और यहाँ पर जो कांस्टेंट लाते हैं ना उस कांस्टेंट को बोलते हैं जादू तेरी नजर, मतलब जेड फॉर जादू और जेड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब क्यू था तो यहाँ पर लिख दिए क्यू, तो W बराबर क्या हो गया? जेड क्यू। W बराबर क्या हो गया दोस्त? जेड क्यू। वेयर W क्या है?
वेट ऑफ बोलो वेट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। अब डब्ल्यू हो गया, जेड क्या है तो बोलो जेड बराबर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और क्यू क्या है इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर जो जेड क्यू हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, तो हम लोग बचपन में चाहे बुद्धरू में एक फॉर्मूला पढ़े थे कि Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, वेयर आई इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट किस में एम्पियर में, किसमें दोस्त एम्पियर में, और टी फॉर टाइम, और टाइम किस में सेकेंड में। तो यहाँ पर Q बराबर आई टी हो गया, तो आप क्या बोलता है कि इफ आई बराबर 1 एम्पियर और स्मॉल टी बराबर 1 सेकेंड, ये दूसरा पता आगे समझिए कर रे उस दिन पे डिफरेंस नहीं है। तो इफ आई बराबर 1 एम्पियर और टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो देखिए डब्ल्यू के लिए तो डब्ल्यू लिख दिए, जेड था तो यहाँ पर जेड लिख। अब इसको देखिए क्या हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू बराबर आई टी, डब्ल्यू का तो डब्ल्यू लिख दिए, इक्वल तो इक्वल लिखा, जेड का जेड लिखिए, और क्यू बराबर क्या हो गया आई टी, यहाँ पर लिखिए दोस्त आई टी। तो हमको फैराडे फर्स्ट लॉ में जो इक्वेशन प्राप्त हुआ डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, समझे, वेयर डब्ल्यू वेट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, जेड क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, स्मॉल टी बराबर टाइम इन सेकेंड। अब देखिए दोस्त मामला, इसी को याद करने का तरीका कि डब्ल्यू का मतलब विन होता है, और विन में हिंदी को जीत बोलते हैं, तो डब्ल्यू बराबर जीत, समझे, विन को हिंदी में जीत बोलते नहीं भूलिएगा ये। हाँ मतलब यही हो गया, ये फॉर्मूला है फैराडे फर्स्ट लॉ का ये स्टेटमेंट है, विन का मतलब जीत, तो डब्ल्यू बराबर जीत, डब्ल्यू बराबर वेट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, जेड बराबर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, आई बराबर इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, स्मॉल टी बराबर टाइम इन सेकेंड। अब देखिए दो, देखिए दोस्त, तो डब्ल्यू को हिंदी में बोलते हैं विन, और विन को हिंदी में जीत, तो डब्ल्यू बराबर जीत। तो इफ आई बराबर कितना लिए 1 एम्पियर और स्मॉल टी बराबर 1 सेकेंड, तो बचपन से पढ़ते हैं कि एम्पियर और सेकेंड को मिला देंगे तो क्या बनेगा कूलम, क्या बनेगा कूलम, तो एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर कूलम। अब देखिए दोस्त, तो डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू लिख दिए, जेड था तो जेड लिख दिया, आई बराबर 1 और टी बराबर 1, यहाँ पर डब्ल्यू बराबर छुछे जेड प्राप्त हुआ, समझे। तो क्या बोल सकते हैं दोस्त कि हाँ कि डब्ल्यू बराबर जेड है, और जेड आपका क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो देखिए क्या बोलिएगा सुन, कि जब चाहे यदि इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर दिया जाता 1 सेकेंड के लिए, तो उस समय का जो इक्विवेलेंट वेट होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चाहे आप ये बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज जब इलेक्ट्रोड की मदद से डाल रहे हो, तो उस समय जो सबस्टांस डिपोजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, वही हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया जेड। अब बताना चालू कीजिए, फैराडे फर्स्ट लॉ में डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और डब्ल्यू प्रोपोर्शनल है तो दो चीज इक्वल टू और कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सा है जेड, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया जेड क्यू। तो हाँ डब्ल्यू बराबर जेड क्यू हो गया। ओके, तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं क्यू बराबर आई टी,
तो Q बराबर IT हो गया, तो W के बराबर के लिए बराबर, Z के लिए Z, और Q बराबर IT तो IT ले दिए, तो W बराबर क्या हो गया ZIT, जहाँ पर W क्या है वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, और Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, ठीक है सेकंड। यदि इलेक्ट्रिक करंट कितना ले रहे हैं 1 एम्पियर, टाइम 1 सेकंड, तो W बराबर क्या हो गया Z। यदि 1 एम्पियर करंट को इलेक्ट्रोड की मदद से आप भेज रहे हो कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कितने सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए, उसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसी को क्या बोलते हैं दोस्त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जिस तरह आपका दोस्त फैराडे फर्स्ट लॉ फुल एडिंग क्या हो गया खत्म, रोकेंगे। देखिए दोस्त आप हम सब फुल एचडी में फुल मलाई पढ़ेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। देखिए फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है दो टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लीजिए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और ये हो गया दोस्त आपका सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बताइए इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या प्रेजेंट रहेगा इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट। मान रहे कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसका नाम है ZnSO4 सॉल्यूशन, मतलब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और इस इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रेजेंट है वो है हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब देखिए दोनों इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड को डुबोने जा रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड को डुबोए तो ये कौन सा सेल हो गया हाफ से, फिर एक और इलेक्ट्रोड को डुबोए तो ये क्या हो गया कंप्लीट सेल, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड को डुबोए तो हाफ से, एक और इलेक्ट्रोड को डुबोए तो कंप्लीट सेल। अब क्या करें दोनों इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़ने जा रहे हैं। देखिए ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये वायर ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या आपका नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर वायर की मदद से सीरीज में जोड़ रहे हैं, समझे, इसी को बोलते हैं सीरीज। अब देखिए ये बचा हुआ दो इलेक्ट्रोड, इसको फिर हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं वायर की मदद से, ओके। अगर ये प्लस है तो ये हो गया आपका प्लस रोड क्या बोलते थे एनोड रोड, और ये आपका माइनस रोड है, ये कौन सा रोड हो गया कैथोड रोड। देखिए प्लस है तो ये मेरा माइनस रोड, अगर ये माइनस है तो ये मेरा प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, समझे। यहाँ पर बोलता है कि आप है ना सर तो दो टू इलेक्ट्रोलाइटिक से लीजिए, फैराडे सेकेंड लॉ में कितने इलेक्ट्रोलाइटिक से लीजिएगा 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बोलता है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को जोड़ दीजिए, तो हम बोले भाई किससे जोड़ दिया हम लोग, तो बोलते हैं कि कनेक्टेड कीजिए इसको सीरीज में, इसमें कनेक्ट कीजिए तो सीरीज में। पूछे किसको, तो बोलता है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो जब 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम सीरीज में जोड़ दिए तो उस समय जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मूवमेंट होना चालू कर जाता है। हम बताए थे आपको दोस्त, ये मेरा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो सल्फेट है ना, नाम के अंत में सल्फेट हो, क्लोराइड हो, चाहे कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट हो, वो आपको ऑलरेडी सॉल्ट ही रहता है, समझे। तो मान लीजिए हमारा जिंक सल्फेट है, जनरली आपको जो सोल्ट देता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्ट देता है, समझे दोस्त, वीक थिक नहीं देता, स्ट्रॉन्गेस्ट जनरली यूज किया जाता है किसमें। तो जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट मेरा टूटने जा रहा है, तो जिंक सल्फेट को कंप्लीट हेड देखा, मतलब ये मेरा क्या है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, समझे। तो जिंक सल्फेट को तोड़ दो तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा, एक आपका Zn2+ में टूटेगा और एक आपका SO4 2- में। यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि 2+ में टूटेगा 2- में, याद रखिएगा जिंक के मुंडी पर 2+, तो सल्फेट के मुंडी पर क्या आ जाएगा 2-। अब ये 2+, 2- क्या जाता है न्यूट्रल, तो जिंक सल्फेट को तोड़ तो Zn2+ और SO4 2- में टूटा, और कॉपर सल्फेट को तोड़िएगा तो कॉपर 2+, कॉपर सल्फेट को जब पानी में घुलाइएगा चाहे इलेक्ट्रिक करंट दीजिएगा तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा, पहला Cu2+, दूसरा SO4 2-। ये यहाँ पर टूट गया दोस्त आपका Cu2+
और SO4 माइनस में। यहाँ पर ये माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास। तो ये माइनस प्लस के पास चिपकने चल गया। अब ये प्लस किसके पास जाएगा? माइनस पर। तो यहाँ पर माइनस के पास गया और इसी के इलेक्ट्रोड पर क्या हो गया? डिपोजिट हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया? डिपोजिट। फिर ये प्लस इस माइनस के पास जाकर चिपक गया, मतलब ये वेट का, इस सबस्टांस का वेट डिपोजिट हो गया आपका माइनस रोड पे, मतलब नेगेटिव रोड पे, और ये माइनस चार्ज डिपोजिट हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे। ओके, अब देखिए मामला दोस्त, फिर तो यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना कि वेट ऑफ सबस्टांस डिपोजिट हो रहा है मेरा इलेक्ट्रोड पे। किस पे जमा हो रहा है? तो इलेक्ट्रोड पे। यहाँ पे बोलता है कि फैराडे सेकंड लॉ की वेट ऑफ सबस्टांस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टांस। देखिए दोस्त, इक्विवेलेंट वेट का सिंबल होता है कैपिटल ई। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का भी निकाल सकते हैं आप, बेस का भी निकाल सकते हैं और सोल्ट का भी निकाल सकते हैं। जैसे हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो ऊपर में आप लिख दिए 1। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, एटॉमिक नंबर 17 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। और आप HCl के निकाल रहे हैं ना, तो HCl में देखिए आप Cl, चाहे HCl को तोड़िएगा तो दो कंपोनेंट होगा, H प्लस और एक आपका Cl माइनस। यहाँ पर कैटायन का संख्या कितना है? 1। तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, पहचानने का एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पर HCl एक तरह का एसिड है, तो एसिड को पानी में डालेगा टूट के H प्लस देगा, तो H प्लस का संख्या कितना है? 1। यहाँ कितना डिवाइड कीजिएगा? 1 से। तो यही हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। हमारे इक्विवेलेंट वेट ऑफ हम ले रहे AlOH का होल 3, तो एल्युमिनियम का AlOH का होल 3 है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 और एटॉमिक मास 27। कितना होता है? 27। यहाँ पर आप लिखिए 27। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और एटॉमिक नंबर 8, तो 16 हो गया, तो 16 into 3 48, अरे 48 हो गया। यहाँ पर लिख दिया 48। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, तो 1 into 3 3, यहाँ पर लिख दिए 3। और देख रहे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है, यहाँ पर कितना OH है? 3, तो बटा 3 से डिवाइड दीजिए। अगर NaCl लीजिएगा तो Cl आपका सोल्ट है, ठीक है, तो Cl को आयन में तोड़ देते हैं Na प्लस Cl माइनस, अरे यहाँ भी आयन में तोड़िएगा ना तो 3Al प्लस और 3OH प्लस प्राप्त होगा। यहाँ भी इस तरह पता चला कि जितना प्लस होगा चाहे जितना माइनस, उसी को बट्टा में लिखते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na प्लस और OH माइनस, चार्ज के बेसिस दिखे तो 1 प्लस 1 माइनस आ रहा, तो बट्टा में 1 लिख दीजिएगा। और अगर बेसिसिटी वाले मीडियम से देखिएगा तो OH 1 है, तो बट्टा में क्या कीजिएगा? 1। यही आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, ठीक है। इसलिए आप हम नहीं पढ़ना, फिलहाल इक्विवेलेंट कहीं यूज नहीं करेंगे। आया एक बार तो इसलिए बता दी। तो ये हो गया दोस्त आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टांस। तो बोल रहा है कि वेट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड, वेट ऑफ द सबस्टांस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टांस। मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक का निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर का निकालेंगे, तो जितना वेट सबस्टांस का डिपोजिट होता है उतना ही वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टांस का भी होता है। मतलब दोनों एक दूसरे क्या है? प्रोपोर्शनल। अगर सबस्टांस को वेट को बढ़ाइएगा तो वेट ऑफ सबस्टांस भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब इसका डिपोजिशन अगर बढ़ रहा है तो वेट ऑफ सबस्टांस का भी डिपोजिशन बढ़ेगा। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये आ गया। तो W था तो दोस्त W लिख दिए, प्रोपोर्शनल हटाए तो दो चीज आ गई, इक्वल टू और एक कांस्टेंट। तो इक्वल टू का साइन दे दिया, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा ना उस कांस्टेंट का नाम है फालतू, मतलब एफ, समझे? एफ हाँ बाहर आ रहा है। एफ हो गया, ये आपका ई है तो यहाँ पर डाल दिए ई, तो W बराबर क्या हो गया आपको? Fe, जहां पर W क्या है? वेट ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड।
एफ है आपका दोस्त फेराडे कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? फेराडे कांस्टेंट। एफ क्या है आपका? फेराडे कांस्टेंट। ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है कि एफ क्या है आपका? फेराडे कांस्टेंट। और फेराडे कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 96,500। कितना होता है दोस्त? 96,500। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका कूलम पर मोल। क्या होता है? कूलम पर मोल। 96,500 कूलम है, इसी को बोलते हैं 1 फेराडे। कितना बोलते हैं दोस्त? 1 फेराडे। एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा था 1 नंबर में कि 1 फेराडे इक्वल होता है, तो किसके इक्वल होता है? 96,500 कूलम का, मतलब 96,500 कूलम पर मोल का। अगर 2 फेराडे आता तो 2 इंटू 96,500 कूलम। 3 फेराडे होता तो 3 इंटू 96,500 कूलम। तो W बराबर दोस्त एफ ही आपको प्राप्त हुआ। और अगर आप फेराडे कांस्टेंट निकालना चाहिएगा तो W इधर है और जो इसके बगल में ई था, ये किसमें आ जाएगा? बट्टा ई में। तो फेराडे कांस्टेंट बराबर क्या होगा? W बट्टा ई। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मतलब यहाँ पर भी W बट्टा ई बराबर एफ और यहाँ भी W बट्टा ई बराबर एफ। यहाँ पर लिख रहे ये मेरा W बट्टा ई बराबर एफ है और ये भी हमारा W बट्टा ई बराबर एफ है। तो दोनों तरफ एफ है, एफ हमारा कांस्टेंट टर्म है, फेराडे कांस्टेंट। तो दोनों तरफ से फेराडे को क्या कर दिए? हटा दिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पर लिख दिया 1। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो E1, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो W2 और यहाँ पर दूसरा इक्विवेलेंट वेट है तो E2। तो क्या बोल सकते हैं कि W1 बट्टा E1 बराबर W2 बट्टा E2 होता है। तो देखिए यहाँ पे ये W1 बटा E1 है, तो W1 अपना बचपन का प्यार W2 को अपने साथ लाना चाहेगा। ये हो गया आपका दोस्त W1 और W2 नीचे आ गया, तो यहाँ हो गया बट्टा में। ये E1 नीचे से कहाँ से जाएगा? ऊपर में। देखो ना, जिसे हम लोग एक्सचेंज दी गर्लफ्रेंड करते हैं, एक्सचेंज दी फोन, एक्सचेंज दी बातें, तो उसी तरह यहाँ पे W2 E1 के पास गया, तो E1 किसके पास चल गया? W2 के पास। तो W1 बटा W2 हो गया, यहाँ हो गया दोस्त E1 बटा E2। ये भी आपका स्टेटमेंट है किसका? फेराडे सेकंड लॉ का। तो बोलिए वेयर W1 and W2 are the weight of the substance deposited in the first and second electrolytic cell where E1 and E2 बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टांस डिपोजिटेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पर तो प्लस एक माइनस है, एक मेटल एक आपका नॉन मेटल है। तो जो सबस्टांस डिपोजिट हो रहा है वो मेटल भी हो रहा है डिपोजिट और नॉन मेटल भी डिपोजिट हो रहा है। फिलहाल जो हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका मेटल पर फोकस करता होता तो दोनों डिपोजिट, ये बोलता है कि आप मेटल कितना डिपोजिट किए इलेक्ट्रोड पर वो बताइए, समझे। यहाँ पर मेरा मेटल पे फोकस है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमको क्या मिला? जिंक का जड़े। यहाँ पर भी E1 क्या हो जाएगा? जिंक। W2 हमारे यहाँ पे कॉपर है, यहाँ W क्यों नहीं दिए? और E2 भी हमारे क्या हो जाएगा? कॉपर। तो W1 की जगह पर क्या नहीं है? जिंक। तो वेट ऑफ जिंक हो गया, बटा हो गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा? W2 में हमारा सॉरी कॉपर, कॉपर। अरे यहाँ कॉपर है रे, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉपर। E1 क्या लिए आप? वन जिंक है, तो 1 की जगह पर जिंक होगा। 2 किसको लिए? कॉपर को। तो 2 की जगह क्या होगी आपका? कॉपर। तो वेट ऑफ जिंक बटा वेट ऑफ कॉपर बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। देखो ना, ऊपर में जानू, ऊपर में जानू, नीचे में क्यूट, नीचे में क्यूट जानू। हाँ, क्यूट जानू। तो यहाँ पे ऊपर में वेट ऑफ जिंक है और नीचे वेट ऑफ कॉपर है, तो किसके बराबर है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। और ये स्टेटमेंट पढ़ाए रहे कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, समझा। वेट ऑफ जिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक और वेट ऑफ कॉपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये इसके लिए हो गया, ये हो गया आपका इसके लिए स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट को मिला दिए तो वेट ऑफ जिंक बटा वेट ऑफ कॉपर बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्राप्त हुआ। अब बताइए कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे सेकंड लॉ में आप
जो आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इक्वल अमाउंट में दे रहे हैं कि अनइक्वल अमाउंट में? इक्वल अमाउंट में। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज? सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज देना चलो। अब बताइए ये दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज से कनेक्टेड है कि सीरीज से कनेक्टेड नहीं है? सीरीज से कनेक्टेड है। तो जब आप सीरीज से दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्टेड किए हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से चार्ज गया दौड़ते दौड़ते इलेक्ट्रोड में गया और इलेक्ट्रोड से होते हुए कहाँ उतर गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रहने वाला जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आयन में टूट गया। जहां पर Zn2+ किस रोड पे गया? नेगेटिव रोड। और नेगेटिव रोड कौन सा रोड बोलते थे? कैथोड रोड। और ये नेगेटिव किसके पास गया? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव कौन सा रोड बोलते थे? एनोड रोड। परीक्षा में भूलिएगा ऐसे एडिशन मतलब पॉजिटिव, समझे? नेगेटिव मतलब काट दो मतलब कैथोड रोड। क्या कि दोस्त थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लाइफ में, समझे? इसलिए कुछ कुछ चीजें बोलते हैं उसी को सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने कौन सा रोड पे जुड़ा? प्लस। प्लस कौन सा रोड? एनोड रोड। ये प्लस किस पे जुड़ा? माइनस पे। माइनस कौन सा रोड? कैथोड रोड। तो क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ, सब बोलिए, वेट ऑफ सबस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टेंस। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? E। अब प्रोपोर्शनल आते थे इक्वल टू और कांस्टेंट आता था। कांस्टेंट क्या लेते थे? F। तो W बराबर FE। W क्या हो गया? वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। और कैपिटल F क्या हो गया? फैराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है? 96,500 कूलम पर मोल। इसी को क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। और कैपिटल E क्या आपका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टेंस। तो यहाँ पर हमको W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E पता है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E हो गया और W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E हो गया। एक बार जिंक का निकाले वेट, एक बार इक्विवेलेंट वेट हम लोग किसके निकाले हैं? जिंक का। फिर कॉपर का वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो फाइनली वैल्यू क्या प्राप्त हुआ कि W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2। जहां पर W1 W2 क्या है हमारा? वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड इन फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और E1 E2 क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस तरह, हाँ बताइए, कैपिटल F का वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल। हाँ, 96,500 कूलम पर मोल है। इसी को क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। 1 फैराडे का वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल। तो इस तरह आपका दोस्त फैराडे फर्स्ट लो और एक हाथ मेरा फैराडे सेकेंड लो। अब बोलना चालू किए, ये हाथ है फैराडे फर्स्ट लो, ये हाथ है फैराडे सेकेंड लो। हम बोले फैराडे फर्स्ट लो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो फैराडे सेकेंड लो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। हम बोल रहे W बराबर वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। यहाँ W बराबर वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। हम बोल रहे हैं Q बराबर अमाउंट ऑफ चार्ज पासेज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो E बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। हम बोल रहे हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W बराबर ZQ। W बराबर ZQ। और यहाँ बोल रहे W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो W बराबर ZE। W बराबर W बराबर FE। और यहाँ W बराबर ZE, तो W बराबर ZE फैराडे फर्स्ट लॉ और W बराबर FE फैराडे सेकेंड लॉ। ओके, हाँ, तो W क्या था आपका? वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। Z क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और अब मेरा आगे W बराबर, हाँ क्या था? W Q और W बराबर क्या था? अरे W Q हुआ, W बराबर ZIT। तो विन को क्या बोलते थे? G, समझा? तो Z बराबर फिर इलेक्ट्रिक करंट कितना लेते थे? 1 एम्पियर टाइम 1 सेकेंड। मतलब 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित कर रहे हैं।
समझे? तो 1 सेकंड के लिए आप प्रवाहित कर रहे हो, इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा? जेड। क्या कहलाएगा दोस्त? जेड। तो डब्ल्यू बराबर आप बोल रहे हैं हमको ZIT, जीत, समझे? तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू ले रहे हैं 1 एम्पियर और टाइम ले रहे हैं 1 सेकेंड, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा? जेड। मतलब 1 कूलम चार्ज के द्वारा 1 कूलम चार्ज को आप इलेक्ट्रोड में फ्लो करा रहे हैं, पूरा जोड़ के बोल दिए 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड बराबर हो गया 1 कूलम, दोनों को मिला दिए। तो जब 1 कूलम चार्ज को आप इलेक्ट्रोड की मदद से प्रवाहित कर रहे हैं, तो वहां पर रहने वाले सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड हो जाता है आपका इलेक्ट्रोड पर, वही कहलाता है आपका डब्ल्यू बराबर जेड। और जेड हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट है। अब फैराडे सेकंड लॉ में आ रहा है, ठीक है? डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और डब्ल्यू बराबर एफ ए, जहां पर डब्ल्यू क्या था? वेट ऑफ द सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, और एफ क्या था? फैराडे कांस्टेंट। ई क्या था? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टेंस। कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते थे? 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दोनों को किसमें जोड़ते थे? सीरीज में। आप सीरीज में जोड़ रहे 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, तो इलेक्ट्रिक करंट दोनों में बराबर नहीं, बराबर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाएगी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज सेम की डिफरेंट, ठीक है? आप सेम डाल रहे हो, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं दोस्त कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो W बराबर AP, तो F बराबर क्या होगा? W बटा Z, W बटा, अरे W बराबर AP हुआ, F बराबर हो गया W बटा E बराबर F, तो W E बराबर F, फिर W E बराबर F, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, तो F हमारा फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू था 96,516 पर मोल, इसको क्या बोलते थे? 1 फैराडे। यहाँ पर हम बोलते थे फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो क्या बोलते थे? W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2। तो फैराडे सेकंड लॉ का फाइनल स्टेटमेंट क्या है? W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, जहाँ 1 और 2 हमारा क्या? फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और W हमारा क्या है? वेट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, और E क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सबस्टेंस, और 1 और 2 क्या था? फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस तरह आपका दोस्त फैराडे सेकंड लॉ भी फुल एचडी में खत्म। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर, हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया।